Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी हैप्पी? उम्मीद करूँगी बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए और आज की क्लास के लिए रेडी भी हो गए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। करेक्ट, क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, बट हम आज कुछ और भी पढ़ने वाले हैं, लाइक सीओपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं वो तो जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ऑलरेडी हम फ्राइडे को पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल। क्या होता है हाफ टाइम, क्या होते हैं मेजर सोर्सेज, हार्मफुल इफेक्ट, इवन टाइप्स ऑफ रेडिएशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फेमस न्यूक्लियर डिजास्टर, प्रिवेंशन, कंट्रोल, और फिर हमने बातचीत करी थी पॉल्यूशन कंट्रोल एंड डिवाइसेस के बारे में। कैटालिटिक कन्वर्टर्स, सीएनजी, एमआईसी, डिसीजेज एंड हेल्थ कंडीशंस के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने प्लम्बिज्म यानी लेड पॉइजनिंग, निमोनिया, लंग फाइब्रोसिस, एंथ्रोकोसिस, ये सब हमने पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ लिया था एस्बेस्टोसिस, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है ये? तो ये जो बीमारी है एस्बेस्टोसिस फाइबर के सांस के ज़रिए शरीर में जाने से होती है। इससे लंग टिश्यूज़ जो है वो क्या हो जाते हैं, कह सकते हो सांस लेने में सांस लेने में दिक्कत हो जाती है एक्चुअली। और क्या होता है, घाव बनना, है ना, लंग्स में दिक्कत होती है, घाव बन जाते हैं। फेफड़ों में क्या हो जाती है, स्कैरिंग हो जाती है, यानी घाव बनना। किस वजह से? ये जो एस्बेस्टोस फाइबर जब सांस के जरिए शरीर में जाते हैं तो इससे क्या हो जाती है, कॉजेज स्कैरिंग ऑफ लंग टिश्यूज, यानी घाव बन जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो बीमारी है, ये जो डिसीज़ है, ये उन वर्कर्स में, उन कर्मचारियों में ये कॉमनली हो जाती है, कॉमन है, जो कंस्ट्रक्शन या इंसुलेशन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनमें ये डिसीज़ जो है कॉमन है। क्लियर है? ये बात हम ऑलरेडी कल तक कर चुके थे। ओके, और कल नहीं, एक्चुअली फ्राइडे को। और फ्राइडे की क्लास अगर अभी तक नहीं अटेंड करी है तो प्लीज़ अटेंड कर लो, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 2 स्टेज में एग्ज़ाम हो रहा है आपका, प्री भी और मेंस भी। कंपटीशन बहुत टफ है, तो तैयारी भी मजबूती से एकदम बढ़िया तरीके से हमें करनी है। और उसके लिए आपको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कुछ ऐसे हैं जो कर रहे हैं लर्नर्स, बट देखो उससे काम नहीं चलेगा। जॉब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। 332 वैकेंसीज़ हैं, उसमें भी अनरिजर्व, SC ST सबकी अलग अलग हुई। तो देखो मेहनत तो कर लो, ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिलिकोसिस के बारे में। क्या है सिलिकोसिस, यह रोग क्या है? चलो मैं पेन ले लेती हूँ, और प्लीज़ आप भी नोट साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ दिक्कत होगी, एग्ज़ाम कभी भी आ जाए। फॉर्म्स ऑलरेडी फिलअप हो रहे हैं, 28 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 28 अगस्त तक, यानी इसी महीने तक भरे जाएंगे एंड तक। और एंड तक का वेट मत करो, मैं तो यही कहूँगी फिलअप कर लो फॉर्म। साइट बहुत बिजी हो जाती है, कोई भी फॉर्म भरना हो ना, एंड टाइम पे क्या होता है, बस नहीं हो पाते, काफ़ी बेचारे स्टूडेंट्स का इस वजह से रह जाता है। तो आलस नहीं करो, आलस को दूर भगाओ और जाके फॉर्म भर लो। चलिए जी, और हाँ प्रिंट निकाल लेना, और कोई क्लास अगर स्किप हो गई हो तो प्लीज़ अटेंड कर लेना, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड हैं। एंड यस, कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में उसी टाइम पूछो। कोशिश यही रहती है मेरी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और बाकी तो आप बता ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर कोई और दिक्कत हो या कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, कोई भी क्वेरी, देन आप बता सकते हैं। चलिए जी, कॉज्ड बाय इनहेलिंग फाइन सिलिका डस्ट, सिलिका की जो महीन धूल होती है, फाइन लिखा है ना, फाइन मतलब हो गया महीन, है ना, महीन धूल जो होती है वो सांस के जरिए जब अंदर जाती है तो उस वजह से होता है क्या, सिलिकोसिस। ये रोग जो सिलिकोसिस, ये जो डिसीज़ है, ये माइन धूल को लंबे समय तक ये जो सांस के जरिए अंदर जाती है ना बॉडी में, उससे होती है ना, सांस में लेने से होता है ये क्या, सिलिकोसिस। यहाँ लिख देती हूँ, यह रोग कौन सा, ऑफ कोर्स सिलिकोसिस। हिंदी में लिख दूँ क्या, ये ला है, सिलिकोसिस, यह रोग सिलिकोसिस की, या हम कह सकते हैं सिलिकोसिस ना लिख के यह रोग, डायरेक्ट सिलिका ही लिख देती हूँ, है ना, यह रोग
सिलिका की फाइन सिलिका डस्ट लिखा है ना, यानी सिलिका की महीन धूल, फाइन महीन धूल को लंबे समय तक सांस में लेने से होता है। क्लियर है? क्लियर? कॉमन इन स्टोन कटिंग, माइनिंग, ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिरेमिक इंडस्ट्रीज, स्टोन कटिंग, माइनिंग, ग्लास, इनमें क्या है? ये कॉमन है यानी नॉर्मल है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और इसको करूँ मैं इरेज, यानी यह बीमारी, ये जो डिसीज़ है, यह बीमारी स्टोन कटिंग यानी पत्थर काटने, माइनिंग खनन, ग्लास यानी कांच, और सिरेमिक उद्योगों में और सिरेमिक उद्योगों में आम है यानी कॉमन है। इसके सिम्टम्स कह सकते हो या लक्षण क्या होंगे? लीड्स टू लंग इन्फ्लामेशन यानी फेफड़ों में सूजन हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। क्लियर है या नहीं? रेशेदार ऊतक बनना फाइब्रोसिस का मतलब हो गया। क्लियर है या नहीं है? एनी कन्फ्यूजन, डाउट? मेंशन कर दूं यहाँ पे? चलो जी, लिख देती हूँ, फेफड़ों में सूजन, फेफड़ों में सूजन, और क्या है? फाइब्रोसिस हम कह सकते हैं, रेशेदार ऊतक बनना, और भाई सांस लेने में कठिनाई होना यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई। क्लियर है इतनी बात? देखो हम ऑलरेडी ना काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, काफ़ी लंबा सफ़र हम तय कर चुके हैं और अब बस कुछ ही दूरी बाकी है और वो भी हम साथ में करेंगे। बस हिम्मत मत हारो और क्लास अटेंड करो। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होता है हर चीज़ का, है ना। कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं होता है ग्रेड डोर पे, सब कुछ डिटेल डिस्कशन होगा। चाहे आप मेरे अल्टी ग्रेड के लर्नर हो, चाहे आप मेरे सीटेट के हो, तो जानते ही होंगे यहाँ पे डिटेल वाली बातें होंगी, शॉर्टकट वाला कोई यहाँ पे है ही नहीं सी। समझ आ गया सिलिकोसिस क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो किस वजह से हो रही है, जो कह सकते हैं महीन धूल जो है, सिलिका धूल जो होगी, महीन जो होंगे, वो सांस के ज़रिए जब अंदर जाती है ज़्यादा लंबे समय तक, तो उससे ये बीमारी होती है। क्लियर है या नहीं है? सिलिका की महीन धूल सांस में जब जाती है, उस वजह से हो रही है आपकी बीमारी सिलिकोसिस, जिसके लक्षण क्या होंगे? फेफड़ों में सूजन आएगी, फाइब्रोसिस होगा और सांस लेने में भी कठिनाई होगी। कॉमन कहाँ पे है? पत्थर काटने, है ना, कांच हो गया, माइनिंग हो गया और सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में ये आम है ये बीमारी। आगे बढ़ा जाए? एनी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बढ़ें? चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइटोसिस। ये एक लंग डिसीज़ है। किस वजह से हो रही है? जब आयरन पार्टिकल्स हो गए वो सांस के द्वारा जब शरीर के अंदर जाते हैं, है ना। मेटल इंडस्ट्रीज़, वेल्डर्स जो होंगे, उसमें ये जो बीमारी है ये कॉमन है यानी ये बीमारी आम है। क्लियर है? फेफड़ों की बीमारी है जो किस वजह से जा रही है? लोहे की जो धूल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, सांस के ज़रिए जब हमारे शरीर में जाते हैं, उस वजह से होती है ये बीमारी साइटोसिस। और फिर कह रही हूँ फेफड़ों की बीमारी है, ये लंग डिसीज़ है। क्लियर है ये नहीं है? आमतौर पर कहाँ होगी? वेल्डिंग वाले होते हैं, जो मेटल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स होते हैं, उनमें ये बीमारी क्या होगी? काम करने वालों में ये बीमारी आम होगी। कंसिडर्ड लेस हार्मफुल बट कॉजेज आयरन डिपॉजिट इन लंग्स। कम हार्मफुल है लेकिन इससे क्या होता है? आयरन जो होता है वो क्या होता है? लंग्स में जमा होता है ना। हम कह सकते हैं क्या है ये? हालांकि यह अपेक्षाकृत यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक मानी जाती है, लेकिन
फेफड़ों में आयरन जमा हो जाता है, आयरन जमा हो जाता है। क्लियर है या नहीं है? एनी कंफ्यूजन? कोई भी दिक्कत आ रही हो ना किसी भी टॉपिक में, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोन लेप्रोसी। क्या है स्टोन लेप्रोसी? नॉट एक्चुअल लेप्रोसी, ये वास्तविक कुष्ठ रोग नहीं है, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, यह है वास्तविक कुष्ठ रोग नहीं है। फिर क्या है? caused by chronic exposure to stone dust especially in stone quarry workers। किन लोगों में होता है? जो पत्थर की, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ और इसको इरेज कर दूँ। देखो ये जो स्टोन लेप्रोसी जो बात हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं वास्तविक कुष्ठ रोग नहीं है, ये उन लोगों में होता है जो किस में, जो पत्थर की धूल के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं, है ना। उनमें जो होता है ये होता है, उन लोगों में ये होता है जो पत्थर की धूल के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं। और हम कह सकते हैं विशेष रूप से स्पेशली किस में, जो स्टोन क्वेरी वर्कर्स होते हैं, जैसे पत्थर की खदानों में जो काम करते हैं, उनमें ये जो है बीमारी देखने को मिलती है। क्लियर है या नहीं? तो यह उन लोगों को होता है जो पत्थर की जो धूल है उसके संपर्क में लंबे समय तक रहेंगे, तो वो अंदर जाएगी। और स्पेशली कहाँ देखने को मिलता है? जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, जो ऐसे ही पत्थर की जो उद्योग होते हैं, है ना, खदान कह सकते हो, उनमें काम करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यह उन लोगों को होता है, एक्चुअली मैं नहीं कहूँगी, यह उन लोगों को होता है जो पत्थर की धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं। विशेष रूप से पत्थर खदानों में काम करने वाले। नोट कर लीजिए प्लीज़, जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि नोट्स हमें साथ साथ बनाते हुए चलने हैं, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। अभी कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं आया, आप लोग जानते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर कुछ भी नहीं आया, बट फॉर्म तो फिलअप हो ही रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा जल्दी। यूपीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लेट तक खींचना चाहिए एग्ज़ाम। लीड्स टू लंग डैमेज सिमिलर टू सिलिकोसिस, इसमें भी क्या होगा? लंग जो है फेफड़े डैमेज होंगे। ये किसकी तरह? बिल्कुल सिलिकोसिस की तरह है। इसके लक्षण सिलिकोसिस जैसे होते हैं, जो अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट है आपका ब्लू बेबी डिसीज। ब्लू बेबी डिसीज चलो देखते हैं। मेथियोग्लोबिन ना, तो सबसे पहले तो एक सेकेंड पेन ले लूँ। तो ये जो आपकी डिसीज़ है ब्लू बेबी डिसीज़, जिसे हम क्या कहते हैं? मेथियोग्लोबिनेमिया। तो नेम ही कितना कर रहा है इसका, है ना, अजीब सा नहीं है कुछ, बट भाई स्पेलिंग वगैरह लर्न करके चलो। अगर क्वेश्चन आ जाए तो भाई पता होना चाहिए कि भाई ब्लू बेबी डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? मेथियोग्लोबिनेमिया। जो किस वजह से होती है? जब ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट लेवल जो होता है 45 mg पर लीटर से अधिक होता है, जिस वजह से होती है क्या? ब्लू बेबी डिसीज़। नाइट्रेट्स रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन इन्फेंट्स। इसमें क्या होता है? पेन 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 पेन, नाइट्रेज हीमोग्लोबिन जो हो गया, यहाँ लिख देती हूँ, नाइट्रेज हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन पकड़ने की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ नाइट्रेट्स हीमोग्लोबिन की
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन पकड़ने की क्षमता कम कर देते हैं। इस कारण क्या होता है, जो शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनकी स्किन कैसी दिखती है, ब्लूइश दिखती है, यानी कैसी, नीली दिखती है। किस वजह से होती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम होती है। इस वजह से जो इन्फेंट्स होंगे उनकी स्किन नीली दिखने लगेगी। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम साइनोसिस कहेंगे। क्लियर है? स्किन अपीयर्स ब्लूइश, ये मेंशन भी है, साइनोसिस इसको हम कहेंगे। किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम है भाई। नाइट्रेट्स जो होते हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन पकड़ने की जो क्षमता उसे कम कर देते हैं, जिस वजह से जो नवजात शिशु हो गए, इन्फेंट्स हो गए, उनकी जो त्वचा होगी वो नीली पड़ जाती है। किस वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और इसको हम साइनोसिस भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ें। हाइपरटेंशन होगा आई थिंक नेक्स्ट। हाई बीपी, हाँ। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर अबव नॉर्मल। हम जानते हैं 80-120 होता है mmHg, है ना। तो इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन है तो क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या होगा, कॉज क्या होंगे, टेंशन, तनाव, ज़्यादा नमक खाना, ओबेसिटी, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, कम कसरत करना। वैसे तो हमें योगा, एक्सरसाइज, वॉक वॉक करनी चाहिए, नमक हल्का खाना चाहिए, मीठा भी भाई अवॉइड ही करना चाहिए, कम खाओ, कभी कभी खाओ, और स्ट्रेस से दूर रहो। इन सब चीज़ों की वजह से हो जाता है क्या, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। कैन लीड टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी डैमेज भी हो सकती है, यानी दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी भी खराब हो सकती है। तो बीपी बहुत खतरनाक है ना। चलो आगे पढ़ा जाए या नहीं? अगर 80-120 से ज़्यादा है देन वो क्या है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका यूरेमिया। क्या है यूरेमिया, कंडीशन व्हेन यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिल्ड अप इन ब्लड ड्यू टू किडनी फेलियर। इसमें क्या होता है, यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में क्या हो जाते हैं भाई, ये कह लो जमा हो जाते हैं, है ना। जमा हो जाते हैं, सही से काम नहीं कर पाती किडनी, और किडनी फेल हो जाती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, यह स्थिति, पेन ले लूँ। यह स्थिति, यह स्थिति तब होती है जब किडनी ठीक से काम नहीं करती। और क्या होता है, यूरिया हो गया, है ना, यूरिया हो गया, और क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, हम कह सकते हैं विषैले पदार्थ, है ना, विषैले पदार्थ रक्त में यानी ब्लड में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, रक्त में जमा हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो उससे क्या हो सकती हैं, किडनी डिसीज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, उल्टी, थकान, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सब लक्षण है उल्टी, थकान, है ना। और कॉजेज़ क्या होंगे, किडनी डिसीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, ये सब हो सकते हैं। और सिम्टम्स इसके हो गए जैसे थकान, भ्रम यानी कन्फ्यूज़न, और वॉमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है। इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डायलिसिस की या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की। और हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि डायलिसिस क्या होती है और किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉक्सिक एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। क्या है ये, चलो जल्दी से देखते हैं। हम पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्यावरणीय, और यहाँ लिख देती हूँ पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ 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 और वैश्विक प्रभाव।
चलो देखते हैं क्या है टॉक्सिक एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, जहरीले भी। सबसे पहले आ जाता है आर्सेनिक पॉइजनिंग। जहाँ पे टॉक्सिक आ जाए तो समझ लो वो हानिकारक है ना, जहरीला है, विषैला है, ये चीज़ बिल्कुल समझ लो। सबसे पहले आ जाते हैं क्या, आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या है, आर्सेनिक एंटर्स वाटर फ्रॉम जियोलॉजिकल सोर्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब क्या होता है, ये जो जहर है आर्सेनिक जो है, ये क्या होता है, पानी में आता है। देखते हैं कैसे, यहाँ लिख देती हूँ, यह जहर, ये जो आर्सेनिक जहर है, हम कह सकते हैं यह जहर जियोलॉजिकल सोर्स से आ रहा है, यानी भूगर्भीय स्रोतों से, या कहाँ से आ रहा है, उद्योगों के कचरे से जल में घुल जाता है। नोट साथ साथ बनाते चलो। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करें तो ये जो जहर है जियोलॉजिकल सोर्स से यानी भूगर्भीय स्रोत से और इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी उद्योगों के कचरे से पानी में घुल जाता है। दीर्घकालिक प्रभाव देख लेते हैं, यानी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कॉजेस क्या हो सकता है, स्किन लेजन्स हो गए, त्वचा पर छाले, है ना, ब्लैक फुट डिसीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, लंग, ब्लेडर, स्किन, कोई भी। और ये कॉमन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और बांग्लादेश में। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए या नहीं, बताओ जल्दी। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाती है कैडमियम टॉक्सिसिटी। देखो टॉक्सिसिटी सॉरी, तो जहाँ पे टॉक्सिक वर्ड आ जाता है, मतलब ये समझ लो टॉक्सिक है तो विष है, जहर है, जहरीला है, हानिकारक है। देखो ये जो कैडमियम है ना, ये एक भारी धातु है ना, कहाँ मिलती है आपको, बैटरीज में, प्लास्टिक में और पेंट्स में मिलती है। तो एक ये क्या, एक हैवी मेटल है जो कहाँ कहाँ मिलता है, बैटरीज में, पेंट्स में एंड प्लास्टिक में। कौन सा, कैडमियम। क्लियर है या नहीं है, इतनी बात जल्दी बताओ। और ये क्या हो जाती है, किडनी में, लिवर में, बोन्स में जमा हो जाती है। ये जो हैवी मेटल है एक्यूमुलेट्स इन द किडनी, लिवर एंड बोन्स। इससे क्या हो जाती है, इटाई डिसीज़, जैसे कि जापान में, उससे क्या हुआ, बोन्स वीक हो गई एंड किडनी फेल हो गई। कैंसर, हाई बीपी, एनीमिया, ये सब होता है किस वजह से, इस कैडमियम टॉक्सिसिटी जो बात हो रही है इसकी। एक हैवी मेटल है कैडमियम, एक भारी धातु है जो कहाँ मिल रही है, बैटरी से, पेंट से, और कहाँ मिल रही है, प्लास्टिक में मिलती है ना, प्लास्टिक में पाई जाती है। क्लियर है या नहीं है। और किडनी, लिवर, बोन्स में ये जमा हो जाती है। इटाई डिसीज़ जो है ये कहाँ पे हुई, हम कह सकते हैं इटाई जापान। इससे क्या हुआ था, बोन्स जो थी वो वीक हो गई थी, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी और किडनी क्या हो गई, फेल। कैंसर हो गया, एनीमिया हो गया, हाई बीपी, सब इसी के ही वजह से हो रही है, कॉजेस करती है, बीमारी करती है ये जो कैडमियम है। देन आ जाती है आपकी फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। ये क्या है, देख लेते हैं जल्दी से इसको। फ्लोराइड्स प्रिवेंट्स इन वाटर कैन कॉज फ्लोरेसिस। चलो जी देखा जाए। देखो जब जल में ना, यानी पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज़्यादा होती है तो इस वजह से होता है क्या, फ्लोरेसिस। क्लियर है या नहीं है। डेंटल फ्लोरेसिस, दांतों पे जब धब्बे पड़ते हैं, है ना, डेंटल फ्लोरेसिस, मॉटलिंग ऑफ टीथ, यानी दांतों पर धब्बे। स्केलेटन फ्लोरोसिस, इसमें क्या होता है, जॉइंट पेन होती है, स्टिफनेस होती है और डिफॉर्मिटीज़ होती है, यानी जोड़ों का दर्द हो गया और जकड़न हो गई, विकृति हो गई। कहाँ पे कॉमन है ये, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। और जल्दी से इसे नोट कर लो, है ना। ये जो समस्या है ये कहाँ पे, समस्या कहाँ कॉमन है, यह समस्या कहाँ कॉमन है, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, क्या है ये, आम है। क्लियर है या नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट आ जाएगा आपका एल्नीनो इफेक्ट। एल्नीनो इफेक्ट क्या है, ये एक जलवायु संबंधित क्या है, घटना है। यहाँ पे लिख देती हूँ, अ क्लाइमेट फिनोमेना दैट वार्म्स पैसिफिक ओशियंस वाटर नियर साउथ अमेरिका। ये 2 से 7 वर्षों में हो जाती है। मैं अभी पूरा बताती हूँ डिटेल में, पहले हम इसे देख लेते हैं। ये क्या है, यह एक जलवायु संबंधी घटना है जिसमें
दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, आपका दक्षिण अमेरिका के पास कह सकते हैं पैसिफिक ओशन, हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर, महासागर का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये हर 2 से 7 वर्षों में एक बार होता है। क्लियर है? हैपन्स एवरी 2 to 7 years। क्लियर है या नहीं है? ये हर 2 से 7 वर्षों में एक बार होता है। यह क्या एक जलवायु संबंधित घटना है, एक क्लाइमेट फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है पैसिफिक ओशन का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। कहाँ पे है ये? नियर साउथ अमेरिका, यानी जिसमें दक्षिण अमेरिका के पास जो प्रशांत महासागर है यानी पैसिफिक ओशन है उसका पानी गर्म हो जाता है, और ये हर 2 से 7 वर्षों में एक बार होता है। क्लियर है या नहीं? इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे? एल्टर्स मॉनसून पैटर्न। ये इरेज कर दूं तो बताओ, फिर मैं आगे बताती हूँ। इरेज कर दूं, बढ़ूँ आगे? कन्फ्यूज़न हो तो बता देना। यानी देखो मॉनसून चक्र में बदलाव आता है, एल्टर्स मॉनसून पैटर्न। यहाँ पे लिख रही हूँ, सबसे फर्स्ट आ गया आपका मानसून पैटर्न में बदलाव, यानी हम कह सकते हैं मानसून चक्र में बदलाव आता है इस वजह से। ड्रॉट्स कॉजेज ड्रॉट इन इंडियन अफ्रीका, भारत और अफ्रीका में सूखा, है ना, भारत और अफ्रीका में सूखा। फ्लड्स इन कहाँ पे? इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में बाढ़ इस वजह से आती है दक्षिण अमेरिका। डैमेज फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, मछली पालन जो हो गया है ना, एग्रीकल्चर जो हो गया उसको क्या करते हैं, डैमेज करता है यानी नुकसान पहुंचाता है कृषि को भी। यहाँ पे लिख देती हूँ मछली पालन और कृषि को नुकसान, यानी एग्रीकल्चर को नुकसान। प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से। ये जो एल नीनो है ना, ये क्या करता है, पूरी दुनिया के वेदर सिस्टम को क्या करता है, प्रभाव करता है। पूरे दुनिया के मौसम पैटर्न को ये प्रभाव करता है, प्रभावित करता है एक्चुअली। और इसका लिंक्ड किससे? क्लाइमेट चेंज से है। मौसम का जो ये बदलाव है, जलवायु परिवर्तन है, इससे है। इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। क्लियर है इतनी बात? एनी कंफ्यूजन? एल नीनो जो है पूरे दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है और इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। एल नीनो डिस्टर्ब्स ग्लोबल वेदर सिस्टम एंड इज लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? कोई कंफ्यूजन, डाउट? बढ़ूँ आगे? चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट। ओके, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है भाई? हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना, 1986। इसे EPA 1986 भी कहा जाता है। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम EPA 1986 भी कहते हैं। क्यों बनाया गया भैया? ये क्यों बनाया गया? दिस एक्ट वॉज मेड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 टू प्रिवेंट सच इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। देखो ये जो एक्ट बनाया गया, ये जो अधिनियम बनाया गया, ये बनाया गया भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, जो 1984 में हुई थी, ताकि ये इस तरीके के इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो हैं ये दोबारा ना हो और हमारा जो पर्यावरण है ये सुरक्षित रहे और पब्लिक हेल्थ भी, है ना, सबकी सुरक्षा की जा सके। पब्लिक हेल्थ जो हो गई, है ना, उनका जो स्वास्थ्य हो गया, हम लोगों का पर्यावरण हो गया, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा कह सकते हो आपने, है ना, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा
और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया ताकि दोबारा ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ना हो, यानी कोई भी ऐसा औद्योगिक घटनाएं जो है दोबारा या हादसे दोबारा ना हो, तो इन्हें रोका जा सके इसलिए बनाया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है या नहीं? चलो आगे बढ़े। इसका मेन पर्पस क्या था, यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एयर, वाटर, लैंड एंड ओवरऑल इन्वायरमेंट, यानी जल, यहाँ लिख देती हूँ जल, और क्या हो गया वायु, है ना, जल वायु भूमि, यानी एयर वाटर लैंड एंड ओवरऑल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, और समग्र पर्यावरण, है ना, ओवरऑल को हम कहेंगे समग्र पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना, ये था इस एक्ट का उद्देश्य। समझ आ गया क्या था इसका उद्देश्य? चलो आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन आए माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। देन इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य विशेषताओं में आ गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, यानी केंद्र सरकार को अधिकार, है ना, केंद्र सरकार को अधिकार, यानी क्या हुआ देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन, रेगुलेट इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी जो केंद्र सरकार है उसको पूरा अधिकार है, कोई भी अगर वो स्टेप लेना चाहती है प्रदूषण को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को, या हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, जो भी कदम सेंट्रल यानी आपकी केंद्र सरकार उठाना चाहे तो वो उठा सकती है, इनको पूरा भैया अधिकार है। ये कुछ भी पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रदूषण के लिए, रोकने के लिए ये क्या कर सकती हैं, कोई भी स्टेप ले सकती हैं, कोई भी कदम ये उठा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हैजार्डस सब्सटेंस कंट्रोल। क्या है ये? चलो देख लेते हैं। हैजार्डस सब्सटेंस कंट्रोल यानी खतरनाक रसायनों का नियंत्रण, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ खतरनाक रसायनों का नियंत्रण। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन द हैंडलिंग, storage and disposal of hazardous chemicals and radioactive material। यहाँ पे ये इरेज कर दिया जाए, ये बताओ पहले। इसमें क्या है, कड़े नियम बनाए गए किसके लिए, जो रसायन हो गए, हार्मफुल हो गए, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गए, उनको निपटाने के लिए एक कड़े नियम बनाना, है ना, ताकि क्या हो, ये चीज़ कंट्रोल हो सके और पर्यावरण की रक्षा हो सके और हमारी भी। ये इरेज कर रही हूँ। खतरनाक रसायनों और रेडियोधर्मी पदार्थों यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल, यहाँ लिख देती हूँ रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रयोग, भंडारण और निपटान के लिए कड़े नियम बनाए गए। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर यानी केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वो प्रदूषण नियंत्रण के लिए या फिर पर्यावरण की रक्षा के लिए जो चाहे वो कदम उठा सकती है। देन हैजार्डस सब्सटेंस कंट्रोल, खतरनाक रसायन हो गए, रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रयोग या भंडारण जो हो गया, जो केमिकल्स हो गया उनका डिस्पोजल हो गया, या रेडियो एक्टिव मटेरियल का हो गया, उन सबको निपटाने के लिए कड़ी नियम बनाए गए। क्लियर हो गया या नहीं? आगे बढ़े।
नेक्स्ट आ जाती है पेनल्टीज। एनी पर्सन और इंडस्ट्री कॉजिंग पॉल्यूशन कैन बी पनिश्ड विद imprisonment in up to 5 years or fine up to ₹1 lakh और both। यानी क्या हुआ, दंड, पेनल्टी लगाई गई, दंड दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति या कोई उद्योग जो है अगर प्रदूषण फैलाते हैं तो उन्हें 5 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, या हो सकता है दोनों भी। क्लियर है या नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति या उद्योग, कोई इंडस्ट्री प्रदूषण फैलाती है तो उनको 5 साल या उससे ज़्यादा की जेल और 1 लाख तक का 5 साल तक की जेल या 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, या दोनों भी हो सकता है। क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट है इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, पर्यावरणीय मानक। Environment standard. The act allows the government to set emission standards for industry, for example smoke, water waste, noise। ये इरेज कर दूं तो बताओ। कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए, यहाँ पे पहले इसे इरेज कर देती हूँ सारा और लिखते हैं सरकार उद्योगों यानी इंडस्ट्री के लिए, वो इंडस्ट्रीज हैं, धुआं होगा ऑफ कोर्स, है ना, धुआं होता है, धुआं हो गया, अपशिष्ट हो गया, अपशिष्ट जल हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, और शोर हो गया, है ना, हम कह सकते हैं शोर आदि के उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन या उसके लिए उत्सर्जन मानक तय कर सकती है। क्लियर है या नहीं? ये है आपकी 4th फीचर, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड। इसमें क्या है भाई, अलाउ किया गया गवर्नमेंट को कि कोई भी वो सेट कर सकते हैं इमिशन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योगों के लिए, जो धुआं आ रहा है, अपशिष्ट जल हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, नॉइस हो गया, उसके उत्सर्जन मानक तय कर सकती है आपकी सरकार। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ा जाए, देखें क्या है नेक्स्ट। चलिए जी, देन आ जाता है द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। क्या है? कीटनाशी अधिनियम 1968। कीटनाशी अधिनियम 1968, इसे हम कह सकते हैं द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चर, sale, use and quality of insecticides used in agriculture and public health, prevent the use of harmful or fake chemicals that could damage crops, humans or the environment। चलो देखें, नोट करना चाहो तो कर लो। कीटनाशी अधिनियम 1968 क्या है, जल्दी से देखते हैं, समझे? चलो देखो, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गई, कृषि हो गई, है ना, जन स्वास्थ्य हो गया, तो उसमें जो ये इंसेक्टिसाइड्स का जो यूज़ हो रहा है ना, इस्तेमाल करने वाले जो कीटनाशक का जो मैन्युफैक्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया। यहाँ पे लिख देती हूँ, निर्माण जो हो रहा है, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है इंसेक्टिसाइड का, उसके प्रयोग को नियंत्रण करने के लिए ये बनाया गया। और ये मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देती हूँ, कृषि और जन स्वास्थ्य में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री यानी सेल, मैन्युफैक्चर निर्माण, और यूज़ यानी प्रयोग, और प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए है क्या आपका ये एक्ट, ताकि नकली या हानिकारक जो रसायन हो गए वो क्या हो सके, फसलें जो हो गई, मनुष्य या एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए ये इंसेक्टिसाइड एक्ट आया।
बनाया गया। प्रिवेंट्स द यूज़ ऑफ हार्मफुल और फेक केमिकल्स दैट कुड डैमेज क्रॉप्स, ह्यूमंस और द इन्वायरमेंट, ताकि नकली या हानिकारक रसायनों से फसलें जो हैं वो ख़राब ना हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे, मनुष्य को नुकसान ना पहुँचे। ये कॉमन है ना, क्रॉप्स, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। क्लियर है क्यों बनाया गया? कृषि और जन स्वास्थ्य यानी एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ में इस्तेमाल होने वाले जो कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनके निर्माण, बिक्री, प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो नकली और हानिकारक रसायन है, केमिकल्स हैं, वो क्रॉप को डैमेज ना कर सकें, फसल को, ह्यूमंस पे, मनुष्य पे इसका कोई बुरा असर ना पड़े या पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। इन सब को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? आगे बढ़ें। इसका मेन पर्पस क्या है? टू एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स एंड फूड, ताकि भाई सेफली यूज़ हो इंसेक्टिसाइड का फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, ताकि जो क्रॉप्स हैं, फसल है, फूड है, वो सब सुरक्षित रहे, है ना। यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मैं कीटनाशकों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, इंश्योर करना, है ना, ताकि सेफ और इफेक्टिव यूज़ हो इंसेक्टिसाइड का, यानी कीटनाशक का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, जिससे फसलों की रक्षा हो और भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तभी, पहले इतना कर लो, फिर इसके कुछ प्रमुख प्रावधान भी देखने हैं हमें। किसी क्लास, किसी टॉपिक में अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। कोशिश करूँगी जल्दी से आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। बाकी प्लेलिस्ट बनी है, सब क्लासेस उसमें ऐड है। हम ऑलरेडी बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, एक अलग ही कनेक्शन हो गया अब आप लोगों से। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ जुड़े विदाउट सीइंग नंबर्स, है ना, नंबर्स नहीं देख रहे हो कि कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने व्यू हैं, बट आप लोग देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कहते हैं ना कि देखो, जब बहुत सारे हो जाते हैं तो हर कोई ट्रस्ट कर लेता है ना, कि भाई इतने सारे अगर लर्नर्स जुड़े हैं तो यानी भाई ट्रस्ट करने वाली है क्लासेस। बट स्टार्टिंग टाइम है ये चैनल का, ग्रेड डोर का स्टार्टिंग फेस है, और सबसे टफ फेस कह सकते हैं इसको। टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। अब ऑलरेडी जो हैं, जिनके काफ़ी टाइम से वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनके लिए स्टूडेंट्स को काफ़ी ट्रस्ट हो गया होगा कि भाई इतने सारे अगर लर्नर्स आए हैं तो कोई तो बात होगी। बट ये जो स्टार्टिंग फेस होता है ना, काफ़ी टफ फेस होता है, काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, और इन अप एंड डाउन्स में भी आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इतना ट्रस्ट करते हैं। व्यूज़ चाहे 1 हों, चाहे 10 हों, चाहे 50 हों, बट आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं ना, आपको समझ आ रही है। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ आता है और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बाकी जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब तो दुनिया होती है साथ, बट टफेस्ट टाइम में कौन होता है याद रहता है। और मुझे काफ़ी सारे मेरे प्यारे प्यारे लर्नर्स के नेम अब याद हो चुके हैं, जो स्वीट से प्यारे प्यारे रिव्यूज़ देते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स देखती हूँ उनके, और काफ़ी एक्टिव हैं। तो कहते हैं ना, टफ़ टाइम में जो होता है साथ, तो वो हमेशा याद रहता है। और आप लोग मेरे टफ़ टाइम में हैं, तो मुझे मोस्टली आप सबके नेम याद हैं, स्पेशली जो लोग रिव्यूज़ और प्यारे प्यारे स्वीट कमेंट्स देते रहते हैं। बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चले आगे बढ़े। ओके, तो की प्रोविजंस देख लेते हैं, यानी प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यानी इंसेक्टिसाइड्स का क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन, कीटनाशकों का
पंजीकरण कराना होगा, क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एवरी इंसेक्टिसाइड मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड टेस्टेड बिफोर यूज इन इंडिया, यानी जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, कीटनाशक जो होगा उनका पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। टेस्टेड बिफोर यूज इन इंडिया मतलब इंडिया में इस्तेमाल करने से पहले उसका एक टेस्ट होगा, है ना। पंजीकरण ज़रूरी है, भारत में इस्तेमाल से पहले कीटनाशकों का परीक्षण भी ज़रूरी है, टेस्ट भी होना ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। देन आ जाती है लेबलिंग एंड पैकेजिंग। इंसेक्टिसाइड कंटेनर मस्ट हैव क्लियर लेबल शोइंग कंपोजिशन, टॉक्सिसिटी लेवल, यूसेज इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग। लेबल और पैकेजिंग होनी ज़रूरी है, जो भी कीटनाशक है उस पर प्रॉपर कंटेनर जो होगा उसका प्रॉपर उस पर लेबलिंग होनी चाहिए कि इसमें कितना कंपोजिशन है, कितना टॉक्सिसिटी लेवल है, कितना यूसेज इंस्ट्रक्शन है, वार्निंग, सब कुछ लिखी होनी चाहिए, यानी उपयोग विधि है, चेतावनी है, और विषाक्तता स्तर जो हो गया आपका, टॉक्सिसिटी लेवल हो गया, संगठन हो गया, सब कुछ क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। बैन ऑन हार्मफुल केमिकल्स, जो हानिकारक रसायन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं, रोक लग जाती है। इंसेक्टिसाइड फाउंड टू बी डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स और एनवायरनमेंट कैन बी बैन्ड और रिस्ट्रिक्टेड। देखो क्या होता है, अगर कोई रसायन, कोई केमिकल है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, डेंजरस है, ख़तरनाक है, ऐसा कोई कीटनाशक अगर मिलता है, ह्यूमन हेल्थ, मनुष्य का स्वास्थ्य हो गया, चाहे एनिमल एनवायरनमेंट है, किसी के लिए भी नुकसानदायक है, ख़तरनाक है, तो वो उस पर रोक लगा दी जाएगी, बैन हो जाएगा। देन आ जाता है आपका लाइसेंसिंग सिस्टम। ओनली लाइसेंस्ड डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलाउड टू सेल एंड प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइड। जिनके पास लाइसेंस, जी हाँ, इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है ना, ऐसे नहीं खोल ली जाती है दुकान, तो इन सब के लिए भी लाइसेंस चाहिए होगा प्रॉपर। जो डीलर्स हैं जो आगे दे रहे हैं या मैन्युफैक्चरर्स हो गए, वो तभी उन्हें अलाउ है बेचना जब उनके पास लाइसेंस होगा। क्लियर है या नहीं है बताओ। केवल लाइसेंस प्राप्त निर्माता और विक्रेता ही कीटनाशक को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना, बना सकते हैं, बेच सकते हैं, लाइसेंस ज़रूरी है। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, चलो देख लेते हैं। इट इज़ अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो UNFCCC है, नोट कर लो इसकी फुल फॉर्म। एग्जाम में क्या होगा देखने को मिल सकता है, अलग अलग फुल फॉर्म्स लिखी होंगी और करेक्ट वन आपको बतानी है, तो इसकी करेक्ट क्या होगी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। ये क्या है, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग है किसकी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। हम कह सकते हैं यह UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। यह क्या है, UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। अच्छा, पता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो लिखा हुआ है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। हिंदी लर्नर्स जानना चाहते हो क्या कहेंगे, हिंदी लर्नर्स को देखो बताना पड़ेगा, बिकॉज आ गया तो उनके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ लिख देती हूँ संयुक्त, काफ़ी लंबा चौड़ा नेम है ना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन। नोट कर लो हिंदी लर्नर्स, क्या है ये, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नोट कर लीजिए जल्दी से। कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बड़े आगे चलिए, अब इसके उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड मेक डिसीजन टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। समझ आया, चलो समझते हैं, इसे रेस कर दूँ।
चलो, हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समझौतों की समीक्षा करना और प्रभावी कदम तय करना इसका उद्देश्य है। और मैं ये उद्देश्य लिख देती हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग को। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समझौतों की समीक्षा करना और प्रभावी कदम तय करना। प्रभावी हो गया भावी की जगह, कदम तय करना। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ा जाए। ये है आपका क्या, COP और उसका उद्देश्य। अब इम्पॉर्टेंट COP कौन कौन से होंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो हमने बात करी थी, महत्वपूर्ण COP सम्मेलन कौन से होंगे, तो COP 1 कहाँ हुआ था, बेर्लिन जर्मनी में 1995 में। ये पहली COP मीटिंग थी, फर्स्ट एवर COP मीटिंग, यानी पहला COP सम्मेलन। कहाँ पे, COP 1 कहाँ पे हुआ था, बेर्लिन जर्मनी में 1995 में। और ये फर्स्ट एवर COP मीटिंग थी, यानी पहला COP सम्मेलन। COP 3 कब हुआ, क्योटो जापान में 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्टेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया ग्रीन हाउस गैस जो है उसके एमिशन के लिए कटौती के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसने क्लासेस देखी होंगी उसको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती के लिए। देन COP 15 ये कहाँ पे हुआ था आपका, कोपेनहेगन डेनमार्क में 2009 में। फेल टू मेक अ बिल्डिंग एग्रीमेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। देखो ये जो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ आपका COP 15 2019 में, तो यहाँ पे क्या हुआ था, कोई, यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हो सका, है ना। यहाँ पे कोई बाध्यकारी समझौता नहीं हो सका, नहीं हो सका। देन COP 21 हुई कहाँ, पेरिस फ्रांस में 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट साइन, टारगेट क्या था, लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जब हमने क्योटो प्रोटोकॉल भी पढ़ा था। और ग्रीन हाउसेस के बारे में भी हम ऑलरेडी, एसिड रेन के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। नहीं देखे क्लास, देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा, सारी प्लेलिस्ट में ऐड है क्लासेस। देन हम बात कर रहे थे COP 21 की, जो कब हुआ था, पेरिस फ्रांस में 2015 में हुआ था। पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। ये तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य था, है ना। यहाँ लिख देती हूँ, पेरिस समझौता हुआ था, तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का लक्ष्य। क्लियर है या नहीं है, बताओ मुझे। और आगे बढ़ा जाए। देन COP 26 ये कहाँ हुआ था, ग्लासगो UK में हुआ था, 2021 में हुआ था। इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, विशेषता क्या थी, नेट ज़ीरो टारगेटेड बाय 2050, फेल्स डाउन ऑफ कोल, कोयले का प्रयोग घटाना, है ना। नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2050, इसको पहले मैं इरेज कर रही हूँ। 2050 तक जो नेट ज़ीरो टारगेट था इनका, 2050 तक नेट ज़ीरो टारगेट, हम कह सकते हैं कोयला जो है ना, उसका उपयोग घटाना, कोयला प्रयोग घटाना एक्चुअली, है ना। देन आ जाता है आपका लास्ट जो मैंने मेंशन किया, COP 28। ये सब इम्पॉर्टेंट COP है ना। ये सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट COP हैं, महत्वपूर्ण
COP सम्मेलन है, कौन कौन से कब हुए, लोकेशन, ईयर, ये सब इंपॉर्टेंट है तो मैंने इन्हें मेंशन कर दिया है। देन हुआ था दुबई UAE में, यानी ये कब हुआ था 2023 में। इसका फोकस इस पे था फॉसिल फ्यूल रिडक्शन पे था, यानी जीवाश्म ईंधन जो है उसके रिडक्शन पे, उसमें कमी और अनुकूलन व विपरीत पर जोर था, है ना, रिडक्शन, एडेप्टेशन और फाइनेंस पे। यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें किस पे फोकस था, फॉसिल फ्यूल रिडक्शन पे था, एडेप्टेशन पे था और फाइनेंस पे था, है ना। COP 28 यहाँ लिख देती हूँ, जीवाश्म ईंधन में कमी, अनुकूलन व वित्त पर जोर। COP 2028 वो 2023 में हुआ ये, दुबई में। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ा जाए। अब आ जाता है UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म बिल्कुल याद कर लो, एग्जाम में मैं फिर कह रही हूँ, कई बार ऐसा होता है अलग अलग फुल फॉर्म होती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होता है और वो एक वर्ड आपका 1 मार्क्स ले जाता है। तो प्लीज़ फुल फॉर्म्स वगैरह सब नोट्स बनाते चलो, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। कहाँ हुआ था ये, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये सारी जानकारी आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ज़रूरी है ये, ठीक है ना। अर्थ समिट इसका दूसरा नाम है और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसका पर्पस क्या था भाई, विश्व के सभी नेताओं को इकट्ठा करना और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करना, डिस्कस करना, चर्चा करना। क्लियर है या नहीं? पर्यावरण, सब नेताओं को इकट्ठा करना और पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास पर चर्चा करना, ये था इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य। क्लियर है या नहीं है? नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी वालों सोच रहे होगे ना, अभी तक बताया नहीं। चलो देखें, इसे रेस करूं, चले। तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, नोट करना चाहो तो कर लो। इसका पर्पस मैंने आपको बता ही दिया है, विश्व नेताओं को इकट्ठा करके पर्यावरणीय, है ना, उसका प्रोटेक्शन, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा करना, बातचीत करना, यानी पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास पर चर्चा करना। बढ़ा जाए आगे। मेजर आउटकम्स क्या आते हैं, यानी इसके मुख्य परिणाम क्या थे? तो एजेंडा 21 था, ये क्या है, 21st सेंचुरी एक्शन प्लान है, किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए, है ना, 21वीं सदी के सतत विकास के लिए योजना है ये, एजेंडा 21। क्लियर है या नहीं है? ये जो है 21वीं सदी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सतत विकास की योजना है। देन रियो डिक्लेरेशंस, 27 प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये क्या है? रियो घोषणा है, डिक्लेरेशन है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए क्या है ये? 27 सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। जैव विविधता सम्मेलन हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता सम्मेलन, CBD। देन UNFCCC फॉर्म टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ये रेस कर रही हूँ, UNFCCC की क्या हुई, स्थापना हुई, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, है ना।
नोट कर लो। वन सिद्धांत हो गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल हो गया, गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या थी, इसमें वनों को सतत प्रबंध के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, दिशा निर्देश कह सकते हो आप। इसे नोट कर लो, फिर लिख देती हूँ। लिखो, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स क्या हो गए आपके, वन सिद्धांत, क्या है ये वन सिद्धांत, वनों के सतत प्रबंध के लिए दिशा निर्देश। क्लियर है, आगे बढ़ो। ये कुछ इन्वायरमेंटल डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल डेट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। और आप जानते हैं प्री में आपका जनरल स्टडीज़ भी आएगा, तो डेट्स जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ तिथि और अवसर है, किस दिन क्या होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। 5 जून को होता है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, है ना। ये UNEP सिंस 1974, UNEP द्वारा 1974 से मनाया जा रहा है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत की सुरक्षा का आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देन आ जाता है आपका 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। देन 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, रामसर कन्वेंशन। रामसर यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, विश्व वेटलैंड दिवस, ये तो हिंदी में इसको यही बोलेंगे, डेगोबस दिवस कर देना। और रामसर संधि यहाँ लिख देती हूँ, रामसर संधि से संबंधित है ये। देन 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, यानी विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 29 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये सारी डेट्स और कब इस डेट्स पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और अब तो प्री में GS आ रही है, कंफर्म हो चुका है, 13 मार्क्स की आएगी, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है और मिलती हूँ कल की क्लास में, और बातचीत करेंगे। और प्लीज़ क्लास अटेंड करिए, स्किप मत करिए। कभी भी एग्ज़ाम मंथ फाइनल हो जाए, डेट फाइनल हो जाए, तो तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी। कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर से कहूँगी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। न्यू लर्नर हो, अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, प्रीवियस अटेंड कर लो, प्लेलिस्ट बनी है ग्रेडोर पे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल शाम को 6 बजे। पहले सुबह होती थी क्लास 11 बजे, बट अब टाइम मैंने चेंज कर दिया है, अब मंडे टू फ्राइडे होती हैं शाम को 6 बजे। मिलती हूँ आपसे, और तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, राइटिंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते रहो, और कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।